सिलेबस में सांख्यिकी का जो पार्ट है उसमें आपके ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें दे रखे हैं, मेंसुरेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे रिलेटेड आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, या जिसे अभी जनरली माध्यक बोलते हैं माध्यिका को। और इसमें ये पहले तो हम देखेंगे कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के प्रकार क्या क्या है, और अब हम इनमें से 3 पढ़ेंगे जो मैंने अभी बताया। अच्छा, 10th लेवल में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर हमारे चल रहे हैं। आपको वीडियो यदि देखने हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और कुछ चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। टिक्नोमेट्री हमने पूरी कर ली है, और आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम बहुत अच्छा मैटर आप तक पहुंचाएंगे और लेके आएंगे। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, जो कि आप तक बहुत कुछ मैटर पहुंचाएगी आने वाले टाइम में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें। और यदि समझ में नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट्स कर दें, नो डाउट मैं आप तक आपकी समस्या का सॉल्यूशन पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पर हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो देखो जैसे जनरली किसी के संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उन जैसे जनगणना के आंकड़े, जैसे आपके पशु गणना के आंकड़े, या किसी बीमारी से रिलेटेड उसके सैंपल, या आपके जैसे बच्चों के पढ़ाई का स्तर, या इन सब को छोड़िए आपके रिजल्ट आता है वो हर एक, जैसे 300 बच्चे या आपके 500 बच्चे स्कूल में हैं और उनमें से सबके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अंक होते हैं, लेकिन उनका पूरा आंकड़े को लेके यदि विश्लेषण किया जाए तो इतना संभव नहीं है कि को किसका कितना अच्छा स्तर है। उसके लिए एक औसत लिया जाता है, या फिर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आपके माप लिए जाते हैं। तो आपके किसी भी अंकों की सभी से तुलना, एक अंक लेके एक जने के या एक सब्जेक्ट को लेके तुलना की जा सकती है कि उसका स्तर क्या है। तो तब ऐसी स्थिति में इन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की आवश्यकता पड़ी कि 500 बच्चों की कैसे स्तर का पता किया जाए, तो उसको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और उसमें हम एक केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी कि देखो केंद्र में जो मान होता है उसको लेके फिर तुलना करते हैं। जैसे आपके पास यूं कोई अलग अलग अंक है सबके, और तो ऐसी स्थिति में इसका माप निकाला जाता है, और मान लिया जाए ये आपके इसको क्या करता हो, इन सभी मानों का प्रतिनिधित्व करता हो, या इसके मान के इर्द गिर्द सभी मान हो, तो इस मान को आप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहेंगे। अब माध्यक बहुलक उस अनुसार से अलग अलग बात होगी, वो बात की बात है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होगा। अब मैं यदि बात करूं, ध्यान दीजिएगा कि एक तो होता है मैथमेटिकल एवरेज, यानी कि गणितीय माध्य। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 2 माप हैं, उसमें एक तो गणितीय माध्य और एक स्थिति माध्य। पोजीशन पे डिफाइन एवरेज, ठीक है। अब इसमें भी आपके 3 है, एक तो समांतर माध्य, दूसरा है आपके गुणोत्तर माध्य, तीसरा है आपके हरात्मक माध्य। स्थिति माध्य में हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक तो आप पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका, कहीं भी आपको अलग दूसरी किताबों में माध्यिका भी मिल सकती है, और दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें बहुलक। अच्छा, स्थिति माध्य ये हमेशा उन आंकड़ों की स्थिति को बताता है, इसलिए इन माध्यों को स्थिति के अंदर ले गए। जैसे आपने समांतर माध्य की मैं बात करूं तो जैसे आपकी क्लास के बच्चों की जो हाइट है उसका माध्य यदि निकालना है तो यहां निकाला जाएगा। अच्छा, यदि बात कर दी जाए आपने 4 पारी खेली और उसमें अलग अलग रन बनाए,
तो उसका औसत निकालना है, या तो उस स्थिति में समांतर माध्य, जैसे आप 8th क्लास में जो औसत पढ़ते हो वो लगभग सेम वैसा ही समांतर माध्य है। जैसे बात की जाए सुंदरता, चातुर्य या बुद्धिमत्ता, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे जब हम स्थिति माध्य में जाएंगे। तो हम अब यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक तो समांतर माध्य, एक माध्यक, और तीसरा है आपके बहुलक। जो आपके ये दो बच्चे हैं वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में। ये जो आपने यदि 11th क्लास में मैथमेटिक्स को मेंटेन किया तो आप बिल्कुल इन चैप्टर्स को हम वहां पर पढ़ेंगे। बाकी अभी तो हम यहाँ पर इन 3 ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले समांतर माध्य लेते हैं और समांतर माध्य को समझते हैं कि होता क्या है। जैसे ध्यान दीजिए, यदि आपके पास आंकड़े दे रखे, कितने भी हो सकते हैं, उन आंकड़ों का यदि आप योग करते हो और फिर जितने आंकड़े हैं यानी कि आंकड़ों की संख्या का यदि भाग लगाते हो तो समांतर माध्य आपको मिलेगा। वो व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है वो आपको समझाने के लिए लिया है। तो व्यक्तिगत श्रेणी का अर्थ है कि इस व्यक्ति के पास 7 प्राप्तांक है, इस व्यक्ति के पास 8 प्राप्तांक है, यानी कि पर्टिकुलर उस जो भी व्यक्ति है उसके नंबर दे रखे हैं आपको। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि 0 और 10 के बीच है, अब अंदाज नहीं लगता 0 और 10 के बीच 8 है कि 7 है, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है प्रॉपर्ली 7 है। तो ऐसी स्थिति में हम जो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वो हमारे जो जितने आंकड़े उनका योग कर लेंगे, जिसमें हम जनरली इसे औसत भी कहेंगे, एवरेज। तो समांतर माध्य होता है आंकड़ों का योग बट्टे में आपके भाग लगेगा। इसका कहने का अर्थ है आंकड़ों की संख्या। जैसे यहां पर बात करूं मैं इस एग्जांपल की, तो इन सब का हम योग कर लेंगे, फिर कितने अंक है यानी कि 10 छात्र, देखो 4 4 8 और 2 10, तो 10 का हम भाग लगा देंगे। जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूं कि 10वीं के 10 छात्रों के गणित विषय के प्राप्तांक ये हैं, तो इनके अंक ये हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब बात आती है ये व्यक्तिगत श्रेणी है। अब जो श्रेणियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि 9th में हम सीख के आते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि श्रेणियां कौन सी होती है, कैसे उनको सरल करते हैं, ये बात देखेंगे। यहाँ पर हम आंकड़ों का योग लें तो ये 5 6 7 8 9 4 5 और 6 बट्टे में ये टोटल कितने अंक है, तो 10 अंक है। इसको आप इनको जोड़ें तो देखो 15 और ये वापस 15, 30 और 41 और 9, 50 50 और आपकी कितना 60 और 5 55, यानी कि हमारे पास इन आंकड़ों का जो समांतर माध्य आया है वो 5.5 आया है। अब बात आपके दिमाग में आ सकती है कि यहाँ पर इनके बीच में यानी कि प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई 5.5 तो है ही नहीं, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि जितने भी अंक होते हैं उनमें से या तो प्रॉपर्ली वो अंक भी आ सकता है या उससे अलग अंक भी आ सकता है। अब समांतर माध्य को आप समझ पाए होंगे। बस इस प्रकार हमारे पास कुछ भी दे रखा है तो उसे जोड़ना है और फिर 10 का भाग देना है जब अंक अलग अलग दिए हुए हों। अब दो अलग और हैं, असतत और वर्गीकृत आंकड़े हो, तो वो क्या होते हैं वो पहले बात करेंगे हम, फिर उसको कैसे सरल किया जाता है उसको भी हम बात करेंगे। अब रही बात श्रेणियां, तो देखो एक तो आपके पास आंकड़े किस प्रकार से दे रखे हो, एक हमें देते हैं व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत को तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि पर्टिकुलर व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में उसका एक आंकड़ा मौजूद हो। अगला जो कि आपके असतत होता है, ध्यान देना। अब अगला देखो और असतत आंकड़े कौन से, कि यदि मैं ये कहूं कि किसी के पास 7 है जो 2 जनों के पास, जैसे इस प्रकार 7 7 2 जनों के पास आ रखा है, 8 भी आपके 2 जनों के पास आया हुआ हो, 10 भी यदि 3 जनों के पास आए हुए हो,
तो इस प्रकार जो आंकड़े मिलते हैं आपको वो असतत होते हैं। अगला है सतत, या जिसे हम वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। देखो ये दोनों तो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि वर्ग में नहीं बंटे हुए। वर्ग का अर्थ होता है जैसे 0 से 10 के बीच 5 जने हो। अब इसमें हमें अंदाज प्रॉपरली नहीं लगता कि ये 5 जने कौन से हैं, कि 2-2 वाले हैं कि 2, 4, 5, 8 वाले हैं कि सारे 8 वाले हैं, ये अंदाज नहीं लगता। 10 से 20 इसमें मान लो 3 जने हैं। 20 से 30 इसमें आपके 6 जने हो। तो इस प्रकार सतत, यानी कि 0 से 10, 10 वापस आ गया, फिर 20, 20 वापस आ गया, फिर 30। इस प्रकार हमारे पास जो आंकड़े दे रखे हो वो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, वर्ग में बंटे हुए होते हैं। एक वर्ग होता है ये 0 से 10 के बीच का, 0 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच का, और 20 से 30 के बीच का। तो इसमें जो अंतराल है, यानी कि 10 का अंतराल चल रहा है, उसे वर्ग अंतराल बोला जाता है। और ये असतत है, यानी कि 7 2 बार है, 8 2 बार है, 10 है जो 3 बार है, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया रहता है, जैसे 10, 8, 9, 11, 12 इस प्रकार व्यक्तिगत रूप में दिया रहता है, तो इसलिए इसे व्यक्तिगत आंकड़े बोलते हैं। ठीक बात है। देखिए अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था और समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका देखा था। यदि मैं जैसे कुछ एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे ये 5 और ये 1 हो, इसे 4 के दीजिए एक बार के लिए। तो ये हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, तो इसमें हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि 7 में 8 जोड़े 15, 5 20, 4 24 और ये 4, तो ये लो 6 आ गया हमारे पास समांतर माध्य इनका। ठीक बात है। अब जब इनका समांतर माध्य 6 आ गया, तब हम बड़े स्तर पे बात करना चाहेंगे। आपके पास बहुत ज्यादा आंकड़े हो तो इन्हें नाम दे दो। देखो x1 इसे कह दो, x2 इसे कह दो, x3, x4 और इस प्रकार xn हो आपके पास। तब हम समांतर माध्य जिसे x बार से व्यक्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य, जिसमें हम इस प्रकार लिखेंगे। देखो ये जोड़ा है तो इन सबको जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इस प्रकार सारे मान जोड़ देंगे x की पावर n। अच्छा ये n है, क्योंकि n आपके पास आंकड़े हैं, तो ये लो n। अब जब ये जोड़ा हुआ है तो इसे सिग्मा के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, सिग्मा, ये चिन्ह सिग्मा का है जिसे योग कहा जाता है, और x i इसलिए लिया क्योंकि i का मान यहाँ पे लिख देंगे, जहां i 1 2 3 अप टू n तक चलेगा, और ये n। तो सीधा सीधा हमारे पास x बार सिग्मा x की पावर i n। देखो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक्सरसाइज लेंगे। एग्जाम्पल बहुत ही इजी है इनके। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन हमें क्रम से 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 मासिक है। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन या फिर समांतर माध्य एक ही बात है, तो हम यहां पर ये कह देंगे कि कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर होगा, देखो वेतन का योग बटे में आपके कर्मचारियों की संख्या। वेतन की संख्या भी बात कही जा सकती है कि वेतन 5 तरह के हैं, तो 5 वैसे आप ध्यान दें। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या के अंतर्गत तो कर्मचारियों की संख्या क्या हो या वेतन की संख्या, तो वेतन आपके पास 5 प्रकार के हैं, तो आपके पास संख्या आ जाएगी। वेतन का योग करता हूं मैं, तो 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500
बट्टे में ये कितने जने हैं, 5 जने हैं। तो देखो 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 1 20 और 500 और 500 1000, तो 21,000 बट्टे में 5। तो ये देखो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 4200 रुपए है वो आपके औसत मासिक वेतन होगा यहाँ पे। 4200 रुपए किसका, पांचों कर्मचारियों का। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, यही तो कह रखा है आप आंकड़ों का योग कीजिए, बिल्कुल जो दे रखा है उसके आंकड़ों का आप योग कर दें और जितनी संख्या है उसका सीधा सीधा भाग लगा दें। यदि मैं तो कहूंगा कोई शर्म की बात नहीं है, 10th स्टैंडर्ड पे आने के बाद यदि किसी की समस्या हो रही है कि जोड़ बाकी गुणा भाग भी दिक्कत करती हो, तो बिल्कुल इजी वे में जोड़ बाकी गुणा भाग सीखें। बाकी तो 10th स्टैंडर्ड पे अगर थोड़ा बहुत मैं यदि ये कहूँ समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी जाए या फिर आपके वो सर्वांग समता वाले चैप्टर छोड़ दिए जाए, तो बाकी सारों में कैलकुलेशन, थोड़ा सा फॉर्मूलों को समझना है फिर कैलकुलेशन है, फॉर्मूलों को समझना है फिर कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं है, इजी है। हाँ जी, अगला हमें जो एग्जाम्पल दिया वो कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप निर्धारण कर लें कि प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन सी है, वो लिख लें। प्रथम 10 विषम संख्याएं, हाँ जी, तो विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15, कितनी होगी देखो, 3 3 6 2 8 17 और 19। हाँ जी, अब आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य हम क्या जानते हैं वो लिखे। पहले तो आप जानते हो कि इन आंकड़ों का तो पहले आपको योग करना है, फिर जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों का क्या करना है, संख्या का भाग देना है। ठीक है, तो आंकड़ों का योग करते हैं। देखो हम 3 5 7 9 11 13 15 17 प्लस क्या 19 बटे में कितनी संख्या, पहले से वो कह रहा है 10 संख्याएं हैं, आपको 10 ही लेनी है। हाँ जी, इनको हम जोड़ते हैं, 3 और 4 और 5 9 16 16 और 9 25, यहाँ तक देखो 25 हो गया, और ये हो जाएगा देखो 10 20 30 40 50 और 75 75 76 और 3 79 79 और 5 आपके 84 और 84 और 16 100। तो ये 100 बटा 10 बराबर 10। हमारे पास इसका जो समांतर माध्य आया वो 10 है, बस आंकड़ों का योग किया और उसकी संख्या का भाग लगा दिया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहली तो बात 8 संख्याएं होनी चाहिए और साथ के साथ विषम होनी चाहिए, तो हमें कोई अंदाजा नहीं है अभी की संख्याएं है कौन सी। तो हम पहली संख्याएं मान लेते हैं x है। हमें जब कोई अंदाजा नहीं होता तो हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या x है तो अन्य संख्याएं, अच्छा ध्यान दीजिएगा 8 संख्या है तो 8 को मैं लिख रहा हूं, पहली x तो दूसरी क्या होगी बताओ। देखो जैसे एक पहली है तो दूसरी विषम होने के लिए 3 गैप कितने का, 2 का, तो फिर अगली 5 7 ऐसे होगी। हालांकि ये संख्याएं नहीं है हमारे पास जो अभी मैं बोल रहा हूं, मैं तो एक अंदाज बता रहा हूं कि विषम संख्या होने के लिए पहली 1 है तो दूसरी 3 होने पर इनके बीच का गैप कितना होगा, 2 होगा ना, यूं कह रहा हूं। तो ये x प्लस 2, इसी प्रकार इसमें 2 जोड़ा जाएगा, बस 1 है 3 है 5 है तो इसमें 2 जोड़ा जाएगा तो ये 4, अगली आपके पास 6, अगली आपके पास 8 और अगली आपके पास 10। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 10,
सॉरी 12, और ये आ गई आपकी 7वीं संख्या, सॉरी 8वीं संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं, 7वीं है ये 8वीं। हाँ जी। अब ये जो औसत की हम बात करेंगे, तो औसत क्या होता है वो देखें कि आंकड़ों का योग। अब आंकड़े आपके पास ये रहे, बटे में आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़े कितने आपके पास, तो 8 आंकड़े हमारे पास, तो वो लिखा जा सकता है। औसत हमें दे रखा है, देखो औसत 16, योग कर लो, x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 और x प्लस 10 x प्लस 12 और x प्लस 14। हाँ जी, बटे में ये टोटल 8 आंकड़ा है। हाँ जी, इसको हम इंटू करवा दें तो हमारे पास 16 इंटू 8 बराबर, ये देखो x x को जोड़ोगे तो 8x प्लस ये 2 4 6 4 10, 10 और 8 18, देखो 6 6 12 और 8 20, 30 40 50 और 56, देखो ये हो जाएगा 128, 8x प्लस 56। हाँ जी, 8x 128 माइनस 56, ठीक है, 8x बराबर ये हो जाएगा आपके, देखो 2 और 7, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 72 बटे 8 9, और x का मान 9 आ गया हमारे पास, तो संख्याएं आ जाएगी हमारे पास, देखो 9 पहली तो 11 13 15 17 19 21 और लास्ट जो होगी वो 23। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत इजी है ना। देखो संख्याओं का औसत हमें दे रखा था, हमने ये मानी 8 संख्याएं, फिर उनका योग किया, फिर उसके बराबर हमने 16 रख दिया, इंटू 8 करवाया, और फिर पक्षांतर करते x का मान निकाला, और x का मान यहाँ रखने के बाद हमारे पास संख्याएं आ गई।